हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। इस वीडियो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के यूनिट 4 से 57 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, गैंट चार्ट, डब्ल्यूबीएस, आरएएम, एओए, एओएन, पीईआरटी, पर्ट, सीपीएम, क्रैशिंग, इन सब टॉपिक से 57 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्टिंग डाउन स्टेप बाय स्टेप इन सिक्वेंशियल ऑर्डर द जॉब्स इन्वॉल्व्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिफर्स टू। तो आपको बताना है कि लिस्टिंग डाउन स्टेप बाय स्टेप इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, यानी कि लिस्ट करना, सीरीज बनाना स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में जॉब्स जो भी इन्वॉल्व होते हैं इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी, प्रोजेक्ट शेड्यूल या फिर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप हम लिस्टिंग करते हैं सीक्वेंस ऑर्डर में जॉब्स को, उसको हम क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन इज जॉब शेड्यूल बनाना। शेड्यूल तैयार करते हैं ना, कि कौन सी काम कब होगा, फिर उसके बाद अगला काम कौन सा होगा, उसके बाद अगला काम कौन सा होगा, तो शेड्यूल तैयार करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाना। WBS स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में WBS क्या होता है? तो वर्क ब्रोकन स्ट्रक्चर, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वर्क ब्रेकडाउन सिस्टम, वर्क ब्रोकन सिस्टम। तो करेक्ट ऑप्शन इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। WBS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट शेड्यूल। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेप्स कौन से हैं प्रोजेक्ट शेड्यूल को डेवलप करने के लिए। तो ऑप्शन ए है क्रिएट ए WBS यानी वर्क ब्रेकडाउन सिस्टम, फिर एस्टिमेट ड्यूरेशन, डिटरमाइन रिसोर्स, आइडेंटिफाई प्रीडिसीजर्स, फिर डिटरमाइन माइलस्टोन्स, फिर आइडेंटिफाई डिपेंडेंसीज। या फिर ऑप्शन भी है क्रिएट ए WBS, फिर एस्टिमेट डिस्टेंस, फिर डिटरमाइन रिसोर्स, आइडेंटिफाई प्रीडिसीजर्स, फिर डिटरमाइन माइलस्टोन्स, आइडेंटिफाई डिपेंडेंसीज। या फिर क्रिएट अ WBS, एस्टिमेट डिस्टेंस, डिटरमाइन रेटिंग, आइडेंटिफाई प्रीडिसीजर्स, डिटरमाइन माइलस्टोन्स, आइडेंटिफाई डिपेंडेंसीज। या फिर ऑप्शन डी है क्रिएट ए WBS, estimate distance, then determine resource, then identify procedure, then determine milestone, then identify dependencies। तो याद रहे कि अगर आपने स्टेप्स याद किए हैं तो ही आप इसको बता पाएंगे। तो डेवलपिंग ए प्रोजेक्ट शेड्यूल क्या होगा? क्रिएट ए WBS, फिर उसके बाद आपको ड्यूरेशन को एस्टिमेट करना है, फिर रिसोर्स कौन से चाहिए उसको डिटरमाइन करना है, फिर माइल प्रीडिसीजर्स कौन से उसको आइडेंटिफाई करना है, माइलस्टोन को डिटरमाइन करना है, और फिर आइडेंटिफाई द डिपेंडेंसी यानी किस पे डिपेंडेंसीज हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। ये प्रोजेक्ट शेड्यूल होता है। WBS इज द हायरार्किकल लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स। आपको बताना है कि WBS जो होता है वो हायरार्किकल लिस्ट होता है प्रोजेक्ट्स के, क्या फेजेस के, टास्क के, माइलस्टोन के, या फिर ऑल ऑफ द, यानी कि तीनों के ही हायरार्किकल लिस्ट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द। WBS इज द हायरार्किकल लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, फेजेस, टास्क, माइलस्टोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपेंडेंसी इज अ लिंक बिटवीन। जो डिपेंडेंसी होता है वो लिंक होता है किसके बीच में? ओनली टास्क, ओनली एक्टिविटीज, ओनली एलिमेंट्स, या टास्क और एक्टिविटीज और एलिमेंट्स, तीनों भी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, टास्क, एक्टिविटीज और एलिमेंट। डिपेंडेंसी इज अ लिंक बिटवीन टास्क, एक्टिविटीज और एलिमेंट। नेक्स्ट है द डिसीजन टू रिक्वेस्ट एंड इंक्रीज द रिसोर्स फॉर अ प्रोजेक्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिसीजन टू रिक्वेस्ट एंड इंक्रीज द रिसोर्सेज ऑफ प्रोजेक्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिसोर्स ऑफ प्रोजेक्ट को इंक्रीज करने की? ऑप्शन ए फंक्शनल मैनेजर, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑप्शन सी डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या फिर ऑप्शन डी कस्टमर। तो प्रोजेक्ट रिसोर्स ऑफ प्रोजेक्ट को इंक्रीज करना है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? प्रोजेक्ट मैनेजर की होगी। तो ऑप्शन बी प्रोजेक्ट मैनेजर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट फेजेज इज द प्रोजेक्ट शेड्यूल डेवलप? तो प्रोजेक्ट शेड्यूल किस फेज में डेवलप किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए कॉन्सेप्चुअल फेज, ऑप्शन बी प्लानिंग, ऑप्शन सी इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन डी डिजाइन। तो करेक्ट ऑप्शन इज प्लानिंग। प्लानिंग में ही प्रोजेक्ट शेड्यूल हम डेवलप करेंगे। प्लान भाई, जब कोई भी एक्टिविटी होती है तब प्लान करते हो कि कब कब कैसे कैसे होगा, तो प्लानिंग फेज में ही शेड्यूल भी आप तैयार करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्रैश अ शेड्यूल यू शुड। तो किसी शेड्यूल को क्रैश करने के लिए यू शुड, ऑप्शन ए इंक्रीज द टाइम अलाउड ऑन दोज टास्क दैट हैव फ्लोट, try to increase expenditure of time only those tasks that are behind schedule, replace those workers that are not performing up to par with the busy, increase work effort on those tasks that are on the critical path। तो शेड्यूल को क्रैश करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इंक्रीज वर्क एफर्ट ऑन दोज टास्क दैट आर ऑन द क्रिटिकल पाथ। तो जो क्रिटिकल पाथ पे है उनके ऊपर आपको अपने वर्क एफर्ट को बढ़ाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी नीड फॉर गुड प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग? तो आपको बताना है कि नीचे चार ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा नहीं है। आप देखिए, जैसा कि हमने कल भी बताया था
कि एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं है पूछते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी नीड फॉर गुड प्रोजेक्ट शेड्यूल, है तो गुड प्रोजेक्ट शेड्यूल करने के लिए एक प्राइमरी नीड नहीं है, वो बताना है आपको। तो ऑप्शन है कटिंग कॉस्ट एंड रिड्यूसिंग टाइम, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन सी एलिमिनेटिंग आइडल टाइम, ऑप्शन डी डेवलपिंग बेटर ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेवलपिंग बेटर ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर। ये प्राइमरी नीड एक गुड प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का नहीं है। बाकी जो ऊपर के तीनों हैं ए बी सी, वो तीनों हैं, वो प्राइमरी नीड है गुड प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के, लेकिन डी जो है वो नहीं है। तो आपसे पूछा गया था कि कौन सा नहीं है वो बताना है, तो इसलिए ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट अ नोटेबल चैलेंज वाइल शेड्यूलिंग अ प्रोजेक्ट। तो फिर यहाँ पे देखिए यही चीज़ पूछा गया कि एक नोटेबल चैलेंज नहीं है जब आप प्रोजेक्ट शेड्यूल करते हैं, तो वो बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है डेडलाइन एग्जिस्ट, ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़, ऑप्शन सी टू मेनी वर्कर्स मे बी रिक्वायर्ड, ऑप्शन डी कॉस्टली डिले। तो करेक्ट ऑप्शन इज इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़। ये एक नोटेबल चैलेंज नहीं है प्रोजेक्ट को शेड्यूल करने में, बाकी सारे चैलेंज थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है द डैश इज अ मेथड यूज टू एनालाइज कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस एंड वर्क फ्लो। तो आपको नीचे चार ऑप्शन दिए, उनसे बताना कि कौन सा है एक मेथड है जो कि एनालाइज कंट्रोल और मॉनिटरिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस एंड वर्क फ्लो में हेल्प करता है। तो ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट एनालिसिस, ऑप्शन बी टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन सी नेटवर्क एनालिसिस एंड ऑप्शन डी फिनांस एनालिसिस। तो मेथड यूज्ड इन एनालाइज कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस एंड वर्क फ्लो। तो करेक्ट ऑप्शन इज नेटवर्क एनालिसिस। एक ये मेथड है नेटवर्क एनालिसिस जिसमें आपको बिजनेस प्रोसेस और वर्क फ्लो को एनालाइज कंट्रोल और मॉनिटर करने में हेल्प करता है, वर्क फ्लो नेटवर्क। नेक्स्ट है द नेटवर्क एनालिसिस इनेबल्स प्रोजेक्ट मैनेजर्स टू मेक वेरियस फैक्टर्स इनटू अकाउंट व्हेन क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट प्लान। Network analysis enable project manager to take various factor into account when creating a project plan. तो क्या है? ऑप्शन ए डिपेंडेंसीज बिटवीन एक्टिविटीज, ऑप्शन बी बफर टाइम बिटवीन एक्टिविटीज, ऑप्शन सी अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट स्टार्ट एंड एंड डेट्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, तीनों में ही हेल्प करता है। A dash network is a subset of the full design tested in an isolated environment। आपको बताना कि कौन सा वो नेटवर्क है जो कि एक सबसेट होता है पूरे फुल डिज़ाइन का और जो कि टेस्ट किया जाता है एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में। प्रोटोटाइप, प्रोटीटाइप, प्रेटीटाइप या फिर प्रोटोटाइप। तो करेक्ट ऑप्शन इज प्रोटोटाइप। आप सभी को पता होगा प्रोटोटाइप क्या एक मॉडल होता है, जो ओरिजिनल मॉडल होता है उसका जो एक डुप्लीकेट सबसेट मॉडल तैयार किया जाता है जिसको हम पहले टेस्ट करते हैं फिर उसके बाद ओरिजिनल पे जाते हैं। The prototype does not connect to the existing network. The benefit of using a prototype is that it allows dash of the network design before it is deployed before affecting a production network। तो ऑप्शन है लर्निंग, रिटेनिंग, टेस्टिंग, डिफ्यूजिंग। तो प्रोटोटाइप किस चीज़ में हेल्प करता है एक तरीके से? इट अलाउज ना, इट अलाउज फिर डैश है। तो किस चीज़ में प्रोटोटाइप हेल्प करता है? लर्निंग में, रिटेनिंग में, टेस्टिंग में, डिफ्यूजिंग में। तो अभी जस्ट ऊपर कहा था ये टेस्टिंग में होता है कि प्रोटोटाइप को हम टेस्ट करते हैं फिर उसके बाद हम ओरिजिनल मॉडल को बनाना तैयार करते हैं। तो ऑप्शन सी टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डैश इज ए हॉरिजॉन्टल बार चार्ट दैट विजुअली रिप्रेजेंट ए प्रोजेक्ट प्लान ओवर टाइम। तो आपको बताना है कि नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा वो चार्ट है जो कि हॉरिजॉन्टल बार चार्ट होता है, हेल्प करता है विजुअली रिप्रेजेंट अ प्रोजेक्ट प्लान ओवर टाइम, टाइम के ऊपर प्रोजेक्ट प्लान को रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी गैंट चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न गैंट चार्ट टिपिकली शो यू द स्टेटस ऑफ। तो जो मॉडर्न गैंट चार्ट है वो क्या टिपिकली शो करता है? ऑप्शन है एज वेल एज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच टास्क इन द प्रोजेक्ट, बी है एज वेल एज हु इज कम्युनिकेटिंग फॉर ईच टास्क इन प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी एज वेल एज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच प्रॉफिट इन द प्रोजेक्ट, या फिर ऑप्शन डी एज वेल एज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच लॉस इन द प्रोजेक्ट। तो अब यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शन जो है वो मैचिंग है। अगर आपने इसको बस कुछ डिफरेंस है तो है रिस्पॉन्सिबल, कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, प्रॉफिट में होगा। तो अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होगा, थ्योरी आपने नहीं पढ़ी होगी, तो फिर यहाँ पे आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि थ्योरी जरूर पढ़िए। तो मॉडर्न गैंट चार्ट जो है वो हेल्प करता है एज वेल एज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच टास्क इन द प्रोजेक्ट। इसको भी मॉडर्न जो गैंट चार्ट है वो शो करता है कि किस प्रोजेक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, किस टास्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो भी आप गैंट चार्ट में शो किया जाता है। A Gantt chart is made up of several different elements except
यहाँ पे देखिए फिर से क्वेश्चन है एक्सेप्ट, कि एक गैंट चार्ट होता है वो डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना होता है, एक्सेप्ट यानी कि 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 से बना होता है, एक से नहीं बना होता है। तो जो एक से नहीं बना होता है आपको वो बताना है। तो ऑप्शन है टास्क लिस्ट, ऑप्शन बी टाइम लाइन, ऑप्शन सी डेट लाइन, ऑप्शन डी वर्क लाइन। तो किससे नहीं बना होता है? तो ऑप्शन डी वर्क लाइन नहीं होता है गैंट चार्ट में, बाकी टास्क लिस्ट, टाइम लाइन, डेट लाइन ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गैंट चार्ट इज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट एलिमेंट एक्सेप्ट, फिर यहाँ पे आपको बताना है कि किससे नहीं बना होता है। तो ऑप्शन है माइलस्टोन, ऑप्शन बी डिपेंडेंसीज, ऑप्शन सी रिसोर्स असाइंड, ऑप्शन डी ट्रेनिंग असाइंड। तो करेक्ट ऑप्शन इज ट्रेनिंग असाइंड। तो यानी कि आप यहाँ पे दोनों क्वेश्चन से देख सकते हैं 6 एलिमेंट तो होते हैं गैंट चार्ट में, टास्क लिस्ट, टाइम लाइन, डेट लाइन ऊपर से, और नीचे माइलस्टोन, डिपेंडेंसीज और रिसोर्स असाइंड, ये 6 एलिमेंट तो उसमें होते ही हैं टास्क लिस्ट में। तो ये आप याद कर लीजिए गैंट चार्ट में कि ये 6 होते हैं। कहीं भी ऑप्शन आएगा आके वो घुमा फिरा के दे सकते, तो आप आसानी से जो है टिक कर सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर चूज करते हैं। आप सपोज करिए यहीं पे जो एक गलत दिया है, यहाँ पे क्या होता है कि 3 गलत होते हैं और एक सही दिया हुआ होता है ऑप्शन। तो फिर आपसे पूछा था कि एक गैंट चार्ट इज मेड ऑफ सेवरल डिफरेंट एलिमेंट्स, तो फिर आप उसमें से एक को सही ढूंढना होता है। यहाँ पे क्या है कि आपको इसमें एक गलत ढूंढना है, तो आपको गलत ढूंढना है इसमें। नेक्स्ट है द फर्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चार्ट वाज इन्वेंटेड बाय। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पहला चार्ट इन्वेंट किया गया था 1896 में, किसके द्वारा? ऑप्शन ए है कैरोल एडमाइकी, ऑप्शन बी कैरोल एडामकी, ऑप्शन सी हेनरी गैंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे देखिए अब आपको लग रहा होगा इस गैंट चार्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे सी गैंट हेनरी गैंट होगा, लेकिन क्या ऐसा है? नहीं। फर्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चार्ट वाज इन्वेंटेड बाय कैरोल एडामाइकी इन 1896 में। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। द नेम ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चार्ट इन्वेंटेड बाय कैरोल एडमाइकी इन 1896। तो फर्स्ट जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चार्ट कैरोल एडमाइकी ने 1896 में फाइंड आउट किया था, वो उस चार्ट का क्या नाम है? ऑप्शन ए गैंट चार्ट, ऑप्शन बी बार चार्ट, ऑप्शन सी हार्मोनोग्राम, या फिर ऑप्शन डी पाई चार्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज हार्मोनोग्राम। हार्मोनोग्राम था जो कि कैरोल एडमाइकी ने पहला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चार्ट डेवलप किया था 1896 में, याद कर लीजिएगा। द गैंट चार्ट वाज डेवलप्ड बाई। तो ये गैंट चार्ट अभी जब मोनोग्राम हो गया, अब गैंट चार्ट किसने डेवलप किया था आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कैरल एडमाइकी, अभी आपने पीछे देखा तो नहीं। ऑप्शन बी कैरोल एडमाइकी, ऑप्शन सी हेनरी गैंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। अब यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं कि गैंट चार्ट है और हेनरी गैंट है, तो करेक्ट ऑप्शन इज हेनरी गैंट। इन्होंने जो है ये डेवलप किया था गैंट चार्ट। गैंट चार्ट वाज नॉट यूजफुल इन, अब यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि गैंट चार्ट वो यूजफुल नहीं है किस में? कंस्ट्रक्शन में, कंसल्टिंग एजेंसीज में, इवेंट प्लानिंग में, या फिर नन ऑफ द एबव में। यानी कि ऊपर के तीनों ही ऑप्शन में यूजफुल है, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें कि गैंट चार्ट यूजफुल नहीं है। तो ऑप्शन इज नन ऑफ द एबव, यानी कि कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें कि यूजफुल नहीं है। ए गैंट चार्ट इज लाइक अ डैश सीट टू द प्रोजेक्ट एक्शन। तो गैंट चार्ट जो है वो कौन सा सीट होता है आपको बताना है। फ्रंट रो सीट, ऑप्शन बी बैक रो सीट, ऑप्शन सी मिडिल रो सीट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द वेब, यानी कि ऊपर के सारे ही सीट होता है प्रोजेक्ट एक्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन इज गैंट चार्ट इज फ्रंट रो सीट होता है। ये फ्रंट रो आगे का चीज़ें बताता है प्रोजेक्ट एक्शन में। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ यूजिंग गैंट चार्ट एक्सेप्ट। बेनिफिट ऑफ यूजिंग गैंट चार्ट एक्सेप्ट, आपको बताना है कि नीचे 4 ऑप्शन में से 3 तो बेनिफिट है लेकिन एक बेनिफिट नहीं है। तो वो जो बेनिफिट नहीं है वो आपको आइडेंटिफाई करके वही ऑप्शन आपको टिक करना है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है। तो ऑप्शन है सी हाउ टास्क आर कनेक्टेड, बी कीप्स एवरीवन ऑन द सेम पेज, सी हेल्प्स इन प्रमोशन, डी नो हु इज बिजी एंड हु इज नॉट। तो गैंट चार्ट आपको किस में हेल्प नहीं करता है? एक्सेप्ट है तो किस में हेल्प नहीं करता वो बताना है। तो गैंट चार्ट प्रमोशन में हेल्प नहीं करता है भाई। टास्क कैसे कनेक्टेड है इसमें हेल्प करता है। एवरी वन ऑन सेम पेज यानी कि सभी एक तरीके से काम करे इसमें हेल्प करता है। लेकिन कौन बिजी है कौन नहीं बिजी ये भी बताता है। लेकिन प्रमोशन ये तो एचआर का काम हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी हेल्प्स इन प्रमोशन, ये गैंट चार्ट इसमें बेनिफिट नहीं होता है। नेक्स्ट है डिवाइडिंग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट टू सिंपलर एंड मैनेजेबल टास्क इन द प्रोसेस आइडेंटिफाइड एज। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट टू सिंपलर एंड मैनेजेबल टास्क, डिवाइड करना, यानी कॉम्प्लेक्स जो प्रोजेक्ट होता है उसको सिंपलर और मैनेजेबल टास्क में डिवाइड करना, इसको क्या कहते हैं? टीम ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, टाइम ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जो कि अभी आपने स्टार्टिंग में सेकेंड एमसीक्यू देखा था, WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो जिसमें क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को सिंपलर और मैनेजेबल टास्क में उसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग द मेन
डैश ऑफ ए प्रोजेक्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डिराइविंग ए वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में डिराइव करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? ट्रांसफरेबल, परसुएबल, डिलीवरेबल या फिर एक्शनेबल। तो आपने एक समय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो आप एक वर्ड तो फेमेल होंगे ही, क्या? डिलीवरेबल्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, डिलीवरेबल्स। आइडेंटिफाइंग द मेन डिलीवरेबल्स, यानी कि जो डिलीवरेबल्स हैं जिसको डिलीवर करना है उसको पहले आइडेंटिफाई करें और उसके बेसिस पे फिर जो है आपको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर करना है, वही स्टार्टिंग पॉइंट होता है डिलीवरेबल्स। एस एम ईज स्टैंड फॉर, आपको बताना है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एस एम ईज होते हैं उसका क्या मतलब होता है? स्टार्टअप मैटर एक्सपर्ट, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ मैटर एक्सपर्ट, ऑप्शन सी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स या फिर ऑप्शन डी स्मॉल मैटर एक्सपर्ट्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। एस एम ईज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम उसको रेफर करते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश रूल, आपको यहाँ पे बताना है कौन सा रूल है जिसमें कि नथिंग इज ब्रोकन डाउन स्मॉलर देन 2 वीक्स वर्थ ऑफ वर्क, यानी कि जिसमें हम अभी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं WBS, तो उसमें क्या होता है कि इस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ 2 हफ्ते से कम में, स्मॉलर लिखा ना कि नथिंग ब्रेक डाउन स्मॉलर देन 2 वीक्स, यानी कि 2 वीक से कम में इसको ब्रेक डाउन नहीं किया जाता है काम को। तो वो कौन सा रूल है? तो 2 हफ्ते से कम में ब्रेक नहीं किया जाता उस रूल में काम को। तो क्या है? ऑप्शन है 3 वीक्स, ऑप्शन बी 4 वीक रूल, ऑप्शन बी 2 वीक या फिर ऑप्शन डी प्रोजेक्ट रूल। का करेक्ट ऑप्शन क्या है? 2 वीक रूल्स। जी हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 2 वीक रूल है जिसमें कि नथिंग इज ब्रोकन डाउन स्मॉलर देन 2 वीक्स, यानी कि 2 वीक से काम को 2 वीक से कम में डिवाइड नहीं किया सकता। ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जिसको 2 वीक से कम में किया जा सके, मिनिमम 2 वीक तो आपको उसमें लगने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। 8/80 इज अनदर रूल यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग ए WBS, यानी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जब आप क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो 8/80 का एक और रूल है। तो दिस रूल इम्प्लाइज दैट, ये रूल क्या इम्प्लाई करता है? ऑप्शन ए नो टास्क शुड बी ग्रेटर देन, no task should be larger than 8 hour of work and should not be smaller than 80 hour of work. Option B, no task should be smaller than 8 hour work and should not be larger than 80 hours of work. No task should be smaller than 8 hour work and should not be smaller than 80 hour work. या फिर ऑप्शन डी, no task should be larger than 8 hour of work and should not be larger than 80 hour of work. तो 8/80 रूल क्या कहता है WBS में? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, नो टास्क शुड बी स्मॉलर देन 8 आवर ऑफ वर्क एंड शुड नॉट बी लार्जर देन 80 आवर ऑफ वर्क, यानी कि कोई भी टास्क आप जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं, जो आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं उसको, वो 8 घंटे से छोटा का नहीं होना चाहिए और 80 घंटे से ज़्यादा का भी नहीं होना चाहिए। ऐसा टास्क कि वो 8 घंटे से कम में ख़त्म हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, और 80 घंटे लग जाए उसमें या 80 घंटे से ज़्यादा लग जाए उसमें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये रूल कहलाता है 8/80 इन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट है इन WBS डायग्राम बॉक्सेस रिफर टू, तो जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है उसमें बॉक्स बने होते हैं, तो वो बॉक्स किस चीज़ को रिफर करते हैं? द एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट, द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, द डिलीवरेबल्स ऑफ द प्रोजेक्ट या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में डायग्राम में बॉक्सेस रिफर करते हैं डिलीवरेबल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि जिनको डिलीवर किया जाना है प्रोजेक्ट में उसको रिफर करते हैं WBS डायग्राम में। डैश इज यूज्ड फॉर ट्रैकिंग द प्रोग्रेशन ऑफ द टास्क डिराइव्ड बाय WBS। तो आपको बताना है कि कौन सा चार्ट है नीचे दिए गए ऑप्शन में से जो कि यूज़ किया जाता है प्रोग्रेशन ऑफ टास्क को ट्रैक करने में, जो कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर द्वारा डिराइव किया जाता है। तो ऑप्शन है बार चार्ट, ऑप्शन बी पाई चार्ट, लाइन चार्ट या फिर गैंट चार्ट। तो करेक्ट ऑप्शन आपको पता ही है गैंट चार्ट। नावले हम इसी की बात कर रहे हैं। तो गैंट चार्ट इज यूज्ड फॉर ट्रैकिंग द प्रोग्रेशन ऑफ टास्क डिराइव बाय WBS। अब ये लाइन आपको याद होनी चाहिए कि गैंट चार्ट इज यूज्ड फॉर ट्रैकिंग द प्रोग्रेशन ऑफ टास्क डिराइव बाय WBS। तो अब ये क्वेश्चन कहीं पे भी आ जाएगा तो आप आसानी से एग्जैक्टली बता देंगे हाँ गैंट चार्ट है, ऑप्शन कुछ भी रहे गैंट चार्ट उसमें रहेगा ही, आपको पता है एग्जैक्टली हाँ गैंट चार्ट ही यूज़ होता है कि प्रोग्रेस ट्रैक द प्रोग्रेशन ऑफ टास्क ड्राइव्ड बाय WBS। तो आप आसानी से आंसर पॉइंट आउट कर सकते हैं। RAM इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंड फॉर, RM का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबल असाइनमेंट मैट्रिक्स, ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स, ऑप्शन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी एश्योर्ड मैट्रिक्स या फिर ऑप्शन डी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मार्क्स। तो यही फिर वही चीज़ है कि अगर आपने पढ़ा है तो ही आंसर दबाएंगे। तो रैम जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्टैंड होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स। RM जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रैम एक कंप्यूटर में भी होता है लेकिन रैम यहाँ पे क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ए डैश डिस्क्राइब द पार्टिसिपेशन बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन पीपल एंड रोल इन कंप्लीटिंग टास्क और डिलीवरेबल ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो आपको बताना है कि ए डैश मतलब क्या चीज़ डिस्क्राइब करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन पीपल और रोल का टास्क को कंप्लीट करने में, प्रोजेक्ट को डिलीवरेबल
को कंप्लीट करने में किसी भी प्रोजेक्ट के। तो ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट पार्टिसिपेशन, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज RAM, ए रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मेरे नाम से क्लियर है कि एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें कि किसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको असाइन किया जा गया होता है। तो ये डिस्क्राइब करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन की क्या पार्टिसिपेशन होगी, पीपल का क्या पार्टिसिपेशन और क्या रोल होगा टास्क को और डिलीवर को कंप्लीट करने के लिए किसी भी प्रोजेक्ट के। नेक्स्ट है RACI स्टैंड फॉर। आपको बताना है कि RACI का क्या मतलब होता है। ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबल, कंसल्टेड एंड इन्फॉर्म्ड, या फिर ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्टेड एंड इन्फॉर्म, या फिर ऑप्शन सी रिस्पॉन्सिबल, अकाउंट, कंसल्टेड एंड इन्फॉर्म्ड, या फिर ऑप्शन डी रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेंट, कंसल्टेड एंड इन्फॉर्म्ड। तो RACI का क्या मतलब होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी रिस्पॉन्सिबल। आर से रिस्पॉन्सिबल, ए से अकाउंटेबल, सी से कंसल्टेड एंड आई से इन्फॉर्म्ड। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, अकाउंटेबल कौन है, कंसल्टेड किससे करना है और कौन इन्फॉर्म्ड किसको इन्फॉर्म करना है। RACI। ए रैम इज ऑल्सो कॉल्ड। जो RM अभी देखा आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स, उसको हम और किस नाम से जानते हैं। CARI मैट्रिक्स, ऑप्शन बी RACI मैट्रिक्स, ऑप्शन सी ARCI मैट्रिक्स, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो अभी आपने पीछे ही देखा RACI मैट्रिक्स, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्टेड और इन्फॉर्म्ड मैट्रिक्स। तो RM को हम RACI मैट्रिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है AOA इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंड फॉर। तो AOA आपने सुना होगा। तो AOA प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है। ऑप्शन है एक्टिविटी ऑन एरियर, ऑप्शन बी एक्चुअल ऑन एरो, ऑप्शन सी एक्टिविटी ऑन एरो, या फिर ऑप्शन डी एक्टिविटी ऑन अराइवल। तो आपने देखा होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कई सारे फिगर्स के थ्रू हम जो है प्रोजेक्ट के जो स्टेजेस होते हैं या फिर मूवमेंट्स होते हैं या फिर एक्टिविटी होती है उसको हम शो करते हैं एरो से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा AOA का, एक्टिविटी ऑन एरो। करेक्ट। Next, in an activity on arrow network, activities are represented by a line between two circles. In an activity on arrow network, activities are represented by a line between two circles. नाम से क्लियर है तो क्या होगा वो AOA, AON, PND या फिर none of the above. Correct option is AOA, activity on arrow. नेक्स्ट है 38। यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 है द फर्स्ट सर्कल रिप्रेजेंट द स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी एंड इज नॉन एज द स्टार्ट इवेंट समटाइम कॉल्ड द आई नोड। द फर्स्ट सर्कल रिप्रेजेंट द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी, जो पहला सर्कल होता है वो एक्टिविटी स्टार्ट होने को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम स्टार्ट इवेंट कहते हैं, कभी कभी आई नोट भी कहते हैं। वहीं पे स्टेटमेंट 2 है द सेकंड सर्कल रिप्रेजेंट द फिनिश ऑफ द एक्टिविटी। सेकंड सर्कल होता है वो एक्टिविटी फिनिश होने को रिप्रेजेंट करता है एंड इज नॉन एज फिनिश इवेंट, उसको फिनिश इवेंट्स के नाम से जानते हैं और कभी कभी उसको हम जे नोट भी कहते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट दिया गया है। तो अब आपको बताना है ये दोनों स्टेटमेंट आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूनिट 4 में पढ़ा होगा। तो अब आपको बताना है कि ऑप्शन ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, यानी कि पहले दो स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है दूसरा गलत है, यानी दूसरा आपने नहीं पढ़ा होगा। ऑप्शन बी है ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन 2 तो आपने स्टेटमेंट 2 तो आपने पढ़ा है, सही लग रहा है, लेकिन स्टेटमेंट 1 वो गलत है, वो आपने नहीं पढ़ा है। या फिर बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आपने स्टेटमेंट 1 भी पढ़ा है और स्टेटमेंट 2 भी पढ़ा है, दोनों ही सही है। या फिर बोथ आर रॉन्ग, दोनों ही स्टेटमेंट नहीं थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो आपको आइडेंटिफाई करना था। अब यहाँ पे फिर से वही बात है कि अगर आपने थ्योरी कॉन्सेप्ट्स पॉइंट्स क्लियर हैं तो यह बता पाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है स्पेस इज अलाउड इन दिस सर्कल फॉर कैलकुलेशन रिजल्ट फ्रॉम क्रिटिकल पाथ एनालिसिस द कैलकुलेटेड टाइम्स आर। स्पेस इज अलाउड इन सर्कल्स फॉर कैलकुलेशन, जो सर्कल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस अलाउड होता है क्रिटिकल पाथ एनालिसिस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैलकुलेटेड टाइम को क्या कहते हैं। ऑप्शन है अर्लीस्ट इवेंट टाइम EET एंड लेटेस्ट इवेंट टाइम LET, या फिर ऑप्शन बी मिडिल इवेंट टाइम MET एंड अर्लीस्ट इवेंट टाइम EET, या फिर ऑप्शन सी एंड इवेंट टाइम EET एंड लेटेस्ट इवेंट टाइम LET, या फिर ऑप्शन डी एंड इवेंट टाइम EET एंड अर्लीस्ट इवेंट टाइम EET। तो करेक्ट ऑप्शन इज अर्लीस्ट इवेंट टाइम एंड लेटेस्ट इवेंट टाइम होता है। जो स्पेस अलाउ होता है सर्कल में उसको हम क्या कहते हैं, जो टाइम कैलकुलेट किया जाता है टाइम में, अर्लीस्ट इवेंट टाइम और लेटेस्ट इवेंट टाइम EET एंड LET। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1, यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट देंगे। तो स्टेटमेंट 1 है द एक्टिविटी नेम इज सोन अबव द एरो एंड इट्स ड्यूरेशन इज सोन बिलो। तो AOA में एक्टिविटी ऑन एरो में जो एक्टिविटी नेम होता है वो एरो के अबव होता है और ड्यूरेशन जो होता है वो एरो के नीचे दिखाया जाता है। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है इट्स फ्लोट इज सोन इन ब्रैकेट्स आफ्टर द ड्यूरेशन। तो जो फ्लोट होता है वो ब्रैकेट में होता है ड्यूरेशन के बाद AOA में। तो अब बताना है आपको कि क्या स्टेटमेंट 1 करेक्ट है केवल,
या फिर ऑप्शन बी है केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, या फिर ऑप्शन डी बोथ आर रॉन्ग, दोनों ही गलत हैं। तो नॉर्मली हमने यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही रखे ताकि आपको याद रहे कि हाँ ऐसा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी स्टेटमेंट वन भी करेक्ट हो, स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है। अब यहाँ पे हो सकता है कि स्टेटमेंट टू लिख देता कि इट डज नॉट फ्लोट, ठीक, तो फिर क्या हो जाता है स्टेटमेंट ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है ए डैश डायग्राम इज क्रिएटेड बाय कनेक्टिंग एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू देयर डिपेंडेंस अपॉन ईच अदर। तो आपको बताना कि कौन सा ऐसा डायग्राम है जो कि बनाया जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कनेक्ट करके उनके डिपेंडेंस के बीच बेसिस पे। तो ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी नेटवर्क, ऑप्शन सी एक्टिविटी, ऑप्शन डी नन। करेक्ट ऑप्शन इज network. A network diagram is created by connecting activities according to their dependencies upon each other. नेक्स्ट है क्वेश्चन ए ओ एन। अभी आपने देखा ए ओ ए क्या होता है, एक्टिविटी ऑन एरो। अब है ए ओ एन स्टैंड फॉर, ए ओ एन क्या होता है। तो ऑप्शन ए एक्टिविटी ऑन नोड, ऑप्शन बी आर्टिकल ऑन नोड, ऑप्शन सी एक्टिविटी ऑन नेम, ऑप्शन डी आर्टिकल ऑन नेम। तो करेक्ट ऑप्शन इज एक्टिविटी ऑन नोड। तो पहला वाला था एक्टिविटी ऑन एरो, यहाँ पे एक्टिविटी ऑन नोड। नेक्स्ट है एन dash diagram will be designed to show which activities must be completed in order for other activities to commence. तो आपको बताना कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा डायग्राम है जो कि शो करता है कि कौन सी एक्टिविटी पहले कंप्लीट होगी और फिर कौन सी एक्टिविटी शुरू होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज एक्टिविटी ऑन नोड। एंड एक्टिविटी ऑन नोड यानी AON डायग्राम विल बी डिजाइन टू शो विच एक्टिविटी मस्ट बी कंप्लीटेड इन ऑर्डर फॉर अदर एक्टिविटीज टू कमेंस। नेक्स्ट है PERT, पर्ट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। तो जो पर्ट एनालिसिस आप पढ़ रहे हैं, आपने इसको OR में ही पढ़ा होगा, तो वो किसके एनालिसिस में किस पे बेस्ड होता है। ए है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, बी पेसिमिस्टिक टाइम, ऑप्शन सी मोस्ट लाइकली टाइम, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो पर्ट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द अबव, ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक मोस्ट लाइकली, तीनों पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट है द पार्टिकुलर टास्क परफॉर्मेंस इन CPM इज नॉन एज। तो जो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्मेंस होता है CPM, उसको हम क्या कहते हैं, डमी, ऑप्शन बी इवेंट, ऑप्शन सी एक्टिविटी, या फिर ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्ट। तो राइट ऑप्शन इज एक्टिविटी कहते हैं। तो पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म्स इन CPM इज एक्टिविटी। नेक्स्ट है द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम रूल। अब आपको बताना है क्या है द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम रूल। ऑप्शन ए कंपेयर्स द एक्टिविटीज स्टार्टिंग टाइम फॉर एन एक्टिविटी सक्सेसर, या फिर ऑप्शन बी कंपेयर्स द एक्टिविटीज एंड टाइम फॉर एन एक्टिविटी प्रोड्यूसर्स, या फिर ऑप्शन सी डायरेक्ट व्हेन अ प्रोजेक्ट कैन स्टार्ट, या फिर ऑप्शन डी रेगुलेट्स व्हेन अ प्रोजेक्ट मस्ट बिगिन। तो अर्लीस्ट टाइम स्टार्ट टाइम रूल कंपेयर्स द एक्टिविटी एंड टाइम फॉर एन एक्टिविटी प्रोड्यूसर। Next है the critical path is path that operate from the starting node to the end node. The critical path is a mixture of all path. The critical path option C is the longest path, या फिर the critical path option D is the shortest path. तो critical path क्या होता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपको पता होगा, longest path होता है। तो ऑप्शन C is the correct option. 48 completion of a CPM network diagram activity is commonly known. तो कंप्लीशन ऑफ ए CPM नेटवर्क डायग्राम एक्टिविटीज कॉमनली नॉन। तो क्या कहते हैं जो CPM नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट होता है। तो ऑप्शन ए कनेक्टर, ऑप्शन बी इवेंट, ऑप्शन सी नोड, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। उसको हम कनेक्टर इवेंट नोड तीनों ही कहते हैं। कंप्लीशन ऑफ ए CPM नेटवर्क डायग्राम एक्टिविटीज नॉन एज कनेक्टर इवेंट नोड, किसी भी नाम से आप जान सकते हैं। नेक्स्ट है वाइल शेड्यूलिंग ए प्रोजेक्ट बाई CPM ए प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस एक्टिविटीज। जब आप CPM प्रोजेक्ट शेड्यूल करते हैं प्रोजेक्ट को CPM के थ्रू, तो क्या होता है उसमें, प्रोजेक्ट डिवाइड इनटू वेरियस एक्टिविटीज, रिक्वायर्ड टाइम फॉर ईच एक्टिविटीज एस्टेब्लिश्ड, ए सीक्वेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज मेड अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी शेड्यूलिंग होती है प्रोजेक्ट की बाय CPM, तो उसमें प्रोजेक्ट को डिवाइड किया जाता है वेरियस एक्टिविटीज़ में, रिक्वायर्ड टाइम फॉर ईच एक्टिविटीज एस्टेब्लिश, सभी जो भी ईच एक्टिविटी उसमें जो भी टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है, एंड इस सीक्वेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज मेड अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है PERT स्टैंड फॉर, PERT स्टैंड फॉर क्या होता है, PERT प्लान इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, ऑप्शन बी प्रोग्राम एग्जाम रिव्यू टेक्निक, ऑप्शन सी प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, PERT का फुल फॉर्म होता है। इसी तरीके से CPM का फुल फॉर्म क्या होता है, CPM स्टैंड फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रूशियल पाथ मेथड, या फिर क्रिटिकल पाथ मेथड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपको पता ही होगा इसका क्रिटिकल पाथ मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मीन्स टू एड द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्किल प्रोजेक्ट रिसोर्स टू क्रिटिकल पाथ टास्क। विच मीन्स टू एड अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्किल प्रोजेक्ट रिसोर्स टू क्रिटिकल पाथ, CPM PERT क्रैशिंग एंड नन ऑफ द अबव। आपने क्रैशिंग एक वर्ड सुना होगा, क्रैशिंग क्या होता है कि इसमें हम
स्किल्ड प्रोजेक्ट रिसोर्स जो है वो ऐड करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्रैशिंग। विच इज़ कॉमनली यूज टू कंप्रेस द प्रोजेक्ट शेड्यूल। आपको बताना है कि जो प्रोजेक्ट शेड्यूल होता है उसको कॉम्प्रेस करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कॉम्प्रेस करना प्रोजेक्ट शेड्यूल को। तो ऑप्शन ए है सीपीएम, ऑप्शन बी पर्ट, ऑप्शन सी क्रैशिंग, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। द ऑप्शन इज क्रैशिंग। क्रैशिंग जो है वो यूज़ किया जाता है प्रोजेक्ट शेड्यूल को कॉम्प्रेस करने के लिए, याद रहे। क्रैशिंग योर प्रोजेक्ट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट 2 out of 3 ऑफ योर प्रोजेक्ट ट्रिपल कॉन्स्टेंट विच आर। क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट, जब आप क्रैशिंग करते हैं प्रोजेक्ट को तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है 2 या 3 ऑफ योर प्रोजेक्ट ट्रिपल कंस्ट, 3 कंस्ट्रेंट होता है तो उसमें 2 या 3 पे कंस्ट्रेंट को वो इम्पैक्ट करेगा जब आप क्रैशिंग करोगे प्रोजेक्ट का। तो वो कौन से हैं 2 कंस्ट्रेंट? शेड्यूल एंड कॉस्ट, शेड्यूल एंड प्राइस, प्राइस एंड कॉस्ट, या फिर प्रोडक्ट एंड प्राइस। तो करेक्ट ऑप्शन इज शेड्यूल एंड कॉस्ट। ये शेड्यूल एंड कॉस्ट एक ऐसे 3 प्रोजेक्ट ट्रिपल कांस्टेंट हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के ट्रिपल कांस्टेंट है जिसमें से शेड्यूल और कॉस्ट है जो कि जिस पे इम्पैक्ट पड़ता है अगर प्रोजेक्ट की क्रैशिंग की जाती है। क्रैशिंग योर प्रोजेक्ट हैज़ नो इफेक्ट टू योर। क्रैशिंग, जो प्रोजेक्ट का क्रैशिंग होता है तो उसका इफेक्ट नहीं होता है किस पे? प्रोजेक्ट स्कोप पे, प्रोजेक्ट सक्सेस पे, प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी पे, या फिर प्रोजेक्ट स्टेमिना पे। करेक्ट ऑप्शन इज प्रोजेक्ट स्कोप पे। तो यानी कि जो प्रोजेक्ट का स्कोप ऑफ वर्क था उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्रैशिंग का। नेक्स्ट है क्रैशिंग योर प्रोजेक्ट विल। जो प्रोजेक्ट का क्रैशिंग करते हैं तो उससे क्या होगा? इंक्रीज योर प्रोजेक्ट कॉस्ट, डिक्रीज योर प्रोजेक्ट कॉस्ट, नो चेंज इन योर प्रोजेक्ट कॉस्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्रैशिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट विल इंक्रीज योर प्रोजेक्ट कॉस्ट। जब आप क्रैशिंग करते हैं तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यूनिट 4 से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, द पीएम कैन वेरियस मेजर टू अकम्प्लिश दिस गोल। द पीएम मीन्स प्रोजेक्ट मैनेजर कैन वेरियस मेजर्स टू अकम्प्लिश दिस गोल, एडिंग एडिशनल रिसोर्स टू द क्रिटिकल पाथ टास्क, रिड्यूस द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और स्कोप, इंक्रीज द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, या फिर बोथ ए एंड बी। तो पीएम कैन वेरियस मेजर्स टू अकम्प्लिश दिस गोल, बोथ ए एंड बी, एडिंग एडिशनल रिसोर्स टू द क्रिटिकल पाथ टास्क एंड रिड्यूस द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और स्कोप। तो इस यूनिट 4 से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इतने एमसीक्यू, थ्योरी को अच्छे से पढ़िए और भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए। यही एमसीक्यूज जो घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।